Hello students, this is Dr. Aftab Ansari and welcome all of you in the new video lecture of microbiology. Today we are going to learn about a special class of bacteria. This is called as mycoplasma. Mycoplasma are the member of a special class of bacteria called molecules. ये एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है जिसको हम एक स्पेशल क्लास में रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये होता है दैट इज़ सॉफ्ट स्किन। इसकी जो स्किन होती है ना, बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए इसको मॉलिक्यूल्स में रखा गया है। द माइकोप्लाज्मा टर्म आर यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। जो ये माइकोप्लाज्मा है ये भी बैक्टीरिया ही है, बहुत छोटा होता है और बहुत सारे प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करता है और ह्यूमन बींग्स में भी डिजीज़ कॉज करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा है कि द माइकोप्लाज्मा टर्म्ड आर यूज्ड फॉर द वेराइटी ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। ये का बहुत छोटा बैक्टीरिया होता है और कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन, और ये खुद से रिप्रोड्यूस कर सकता है। मीन्स कि इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी जीव अपने आप से अपनी तरह का नया जीव प्रोड्यूस कर सकता है। दिस इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। तो ये सेल्फ रिप्रोडक्शन ये कर सकता है विच लैक ऑफ द सेल वॉल। मगर ख़ास बात यहाँ पर यह है कि इस माइकोप्लाज्मा में, जिसको हम एक बैक्टीरिया का नाम दे रहे हैं, तो ये जो माइकोप्लाज्मा है इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है विच लैक ऑफ द सेल वॉल नहीं पाया जाता है इसमें, हैंस कॉल्ड द प्लियोमॉर्फिक। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब यही होता है कि ऐसा कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऐसे जो भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जो उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, उसका जो मॉर्फ होता है, उसका जो आकार होता है, वो कभी कदार अपने हिसाब से वो कम ज़्यादा या अलग अलग देखने में अलग अलग तरीके के लगते हैं, वो अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज़ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। काफ़ी सॉफ्ट होता है। अब सेल वॉल इसमें नहीं पाया था, तो इसके सेल वॉल ना पाए जाने की वजह से, सॉफ्टनेस की वजह से ये इसका जो फॉर्म होता है, इसका जो शेप होता है वो बदलता रहता है, और हेंस दे आर कॉल्ड एज द प्लियोमॉर्फिक। फिर है यहाँ पे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, फिर यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एंड सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसकी जो बॉडी होती है इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, और सेल वॉल नहीं पाया जाता है तो डायरेक्टली क्या होता है, इसकी जो पूरी बॉडी होती है एक थिन मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उससे बाउंड होती है, घिरी होती है, एंड हाईली प्लास्टिक। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्लास्टिसिटी इसमें होती है, एंड कैन टेक एनी शेप। प्लास्टिसिटी कह सकते हैं, इलास्टिसिटी, या इसमें सॉफ्टनेस होती है, और सॉफ्टनेस की वजह से ये अलग अलग शेप में अपने आप को बदलता रहता है, इसीलिए इसको प्लियोमॉर्फिक भी कहते हैं। इन बिगनिंग टर्म्ड एज प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। स्टार्टिंग में जब इसकी स्टडी इसकी खोज हुई थी तो इसको सबसे पहले प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते थे, या इसको PPLO भी कहते थे। व्हेन नॉट आइसोलेटेड, जब तक इसको किसी प्लांट से या एनिमल से उसको अलग किया नहीं गया था, निकाल करके अलग इसकी स्टडी नहीं हो पाई थी, तब तक इसको हम बोलते थे प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या PPLO का नाम दिया गया था इसको। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि बट लेटर व्हेन आइसोलेटेड, जब इसको किसी प्लांट से या एनिमल से इसको आइसोलेट किया गया, इसको निकाला गया और उसकी स्टडी करी गई फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी से या प्लांट से इसको निकाला गया, एंड अदर एनवायरनमेंट या दूसरे एनवायरनमेंट में जहाँ भी कहीं पाया गया होगा वहाँ से इसको आइसोलेट किया गया। नोवोक, साइंटिस्ट का नाम है नोवोक, 1929 में गेव द जेनेरिक नेम माइकोप्लाज्मा, तब इसका नाम रखा इन्होंने माइकोप्लाज्मा। इसके पहले इसका नाम हम लोग जानते थे प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के रूप में ही इसको जाना जाता था, और जब तक इसको आइसोलेट करके स्टडी नहीं की गई थी तब तक ये प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के रूप में ही जाना जाता था, और बाद में इसका नाम रखा गया नोवोक के द्वारा 1929 में, इसका नाम माइकोप्लाज्मा पड़ा। यहाँ पर चलते हैं, इसके मार्फोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मार्फोलॉजी आप जानते ही कि ये देखने में कैसा होता है और कैसा लगता है, वही उसकी होती है मार्फोलॉजी।
तो माइकोप्लाज्मा की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो माइकोप्लाज्मा यहाँ पे ग्राम नेगेटिव है, प्लियोमॉर्फिक है। प्लियोमॉर्फिक मैंने बताया कि अलग अलग शेप और साइज़ में पाए जा सकते हैं, स्मॉलेस्ट बहुत छोटे होते हैं, और फ्री लिविंग माइक्रोब्स होते हैं। फ्री लिविंग माइक्रोब्स का मतलब कहीं पैरासाइट के रूप में नहीं, बल्कि ये कैसे होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं। और फिलामेंटस होता है, और ग्रेन्युलर भी हो सकते हैं। फिलामेंटस का मतलब कुछ धागे नुमा संरचना में, या कह सकते हैं कि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, और ग्रेन्युलर कहा गया यहाँ पर तो कुछ कण के रूप में भी पाए जाते हैं ये, इसलिए इसको हम फिलामेंटस भी कह सकते हैं और ग्रेन्युलर भी कह सकते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे नॉन फ्लैजेलेट, और इसमें इस माइकोप्लाज्मा में फ्लैजेला का फॉर्मेशन या फ्लैजेला इसमें नहीं होता है, लिखा है यहाँ पे नॉन फ्लैजेलेट, और नॉन स्पोरिंग, और इसमें स्पोर का भी फॉर्मेशन नहीं होता है, एंड डिवाइड ऑफ सेल वॉल। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि इसको अगर हम आर्टिफिशियल मीडियम में इसकी हम स्टडी करना होता है जब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो उसको लेबोरेटरी में हम कुछ कल्चर मीडियम हम जान रहे हैं, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया भी है क्लासेस में, आपके ऑफलाइन क्लास में, कि कल्चर मीडियम क्या होता है। कुछ ऐसे मीडियम्स होते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम होते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करते हैं फॉर देयर प्रॉपर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो ऐसे कौन से कल्चर मीडियम है जिसमें ये ग्रो कर सकता है, और ऐसे कौन से एनवायरनमेंट है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वो अच्छे से डेवलप कर पाए। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एरोब्स होते हैं, इसको ये एरोबिक होता है, एंड फैकल्टेटिव एनएरोब्स। इसको ऑक्सीजन की तो ज़रूरत है इसके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, लेकिन ऑक्सीजन कम हो तब भी ये आराम से ये इसमें डेवलपमेंट हो सकता है। लिखा है यहाँ पे फैकल्टेटिव एनएरोब्स भी है ये। दे कैन ग्रो इन फ्लूइड और सॉलिड मीडियम। ये क्या है ना कि ये जो मीडियम हो, कल्चर मीडियम हो, अगर वो फ्लूइड मीडियम है तो उसमें भी ये डेवलप कर सकता है, और अगर कल्चर मीडियम मेरा सॉलिड है तब भी वो आसानी से ग्रो कर सकता है अंडर द टेम्परेचर ऑफ 35 to 37 सेंटीग्रेड। मतलब 35 से लेकर के 37 सेंटीग्रेड में ये आसानी से डेवलप करेगा। इसके लिए जो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसको डेवलपमेंट के लिए, इसको ग्रोथ के लिए, वो 35 से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस तक है। और हम फिर बात करते हैं द मीडिया, जो भी कल्चर मीडियम में लेते हैं, द मीडिया शुड बी एनरिच्ड विथ 20% ऑफ हॉर्स कोर और ह्यूमन सीरम। बताया गया कि जो भी हम कल्चर मीडियम लें उसमें हॉर्स का सीरम या ह्यूमन सीरम 20% होना चाहिए, तब ये अच्छे से ग्रो कर पाता है। एंटीबायोटिक्स, जैसे कि हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन हो या और दूसरे हैं थैलियम की बात करते हैं, ये एक एंटीबायोटिक्स है, आर यूज्ड, इसका भी हम कल्चर मीडियम में यूज कर लेते हैं। इससे मतलब ये है कि एज ए सिलेक्टिव एजेंट, एक सिलेक्टिव एजेंट के रूप में इसको हम यूज कर लेते हैं, ताकि वहाँ पर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर डेवलप नहीं कर पाते हैं, दूसरी कॉलोनी वहाँ पर डेवलप नहीं कर पाती है। बात करते हैं यहाँ पे कॉलोनीज अपेयर फास्टर 2 days। इसकी जो कॉलोनी जब हम इनाकुलेशन करा देते हैं इसका न्यूट्रिएंट मीडियम में या कल्चर मीडियम में, तो बहुत तेज़ी से इसमें कॉलोनी का डेवलपमेंट हो जाता है। कह सकते हैं 2 दिन में इसकी कॉलोनी का डेवलपमेंट इसके सरफेस पर हो जाता है एज ए फ्राइड एग, जैसे कि एक छोटे धब्बे के रूप में इसमें जो है, जैसे फ्राइड एग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फ्राइड एग का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। फ्राइड एग का मतलब है कि जैसे कि एक धब्बे के रूप में एक ऐसा राउंड शेप में कुछ नज़र आता है इस कल्चर मीडियम के सरफेस पर, इसलिए इसको फ्राइड एग भी बोलते हैं, इसका जो शेप आता है बनकर के इसकी कॉलोनी का। रिप्रोडक्शन विद इन सेल, और इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेल के अंदर होता है, सेल में ही रिप्रोडक्शन होता रहता है, 1 से 2 अकर्स थ्रो बडिंग एंड बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इस मैंने बताया आपको कि जो ये जो कॉलोनी इसकी डेवलप हो जाती है, जो कि एक राउंड स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे धब्बे के रूप में दिखाई पड़ती है, इसको हम फ्राइड एग के रूप में कह सकते हैं। और ये इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा हो सकता है और बडिंग के द्वारा हो सकता है। बडिंग का मतलब है कि 1 से 2 उसी के अगल बगल से कुछ और भी सेल्स निकला करते हैं, तो उसको हम बडिंग बोलते हैं। और बाइनरी फिजन का मतलब होता है दिस इज़ द डिवीजन इन विच 1 सेल डिवाइड इनटू 2, दिस इज कॉल्ड एज द बाइनरी फिजन। तो इस तरीके से इसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और ऐसे आगे की तरफ इसमें डिवीज़न होता रहता है, दिस इज कॉल्ड एज द बाइनरी फिजन। तो ये तो बात हो जाती है यहाँ पर इसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की, कहाँ पे इसको कल्चर कर सकते हैं। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें ये है आपका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में हम ये पढ़ते हैं कि इसमें कौन से एंटीजन्स हैं या कौन से इसके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किसी एंटीबायोटिक्स के
प्रभाव को ये रोकता हो, तो इसको हम बोलते हैं एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा हैव द सरफेस एंटीजन, माइकोप्लाज्मा जो है इस पर सरफेस एंटीजन पाई जाती है। सरफेस एंटीजन का मतलब इसके मेम्ब्रेन पर या कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कहीं कुछ एंटीजन्स होते हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं सरफेस एंटीजन। सच एज मेम्ब्रेन प्रोटीन, इस पे कुछ इसके सरफेस पर कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जाती है और वो प्रोटीन जो एंटीजन का काम करती है। लाइपोप्रोटीन्स भी पाए जाते हैं इसके सरफेस पर, वो भी एंटीजन है। और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं, वो भी इसका एंटीजन है। और लाइपोग्लाइकैन भी इसके सरफेस पर पाया जाता है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर पाया जाता है। ये सब जो है इसके लिए एंटीजन का काम करते हैं और ये इसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है किसी भी माइक्रोब्स की जब हम पढ़ते हैं, जैसे अभी हम लोग तो खैर माइकोप्लाज्मा में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो माइकोप्लाज्मा में पैथोजेनिसिटी, कैसे वो डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं पैथोजेनिसिटी में। पैथोजेनिसिटी इज़ द प्रोसेस बाय विच हाउ द वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस डिजीज इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड द पैथोजेनिसिटी। तो माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा सरफेस पैरासाइट ऑफ द ह्यूमंस, ये बॉडी के सरफेस पे ही रहता है, उस पर पैरासाइट होता है ये। और ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड द यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स। ये जो ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में जो सरफेस पैरासाइट है ये माइकोप्लाज्मा ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट्स, ये यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट्स पे और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में ये एज ए सरफेस पैरासाइट पाया जाता है। द निमोनिया इज कॉज्ड बाय द माइकोप्लाज्मा निमोनिया, इसे एक निमोनिया भी कॉज करता है। मैंने आपको बताया कि ये ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, तो जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाएगा तो ये निमोनिया काज करेगा। और निमोनिया काज करने के लिए जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है माइकोप्लाज्मा का, वो है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। द डिजीज इज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, और जो ये डिजीज़ कॉज करता है, चाहे वो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट हो चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो डिजीज़ कॉज करता है, ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। मतलब ये माइकोप्लाज्मा कह सकते हैं दुनिया के सारे देशों में पाया जाता है, और जब सारे देशों में पाया जाता है तो डिजीज़ भी सब जगह कॉज करता होगा, इसलिए इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड मेनली अफेक्ट चिल्ड्रेन ऑफ एज 5 to 9 years ओल्ड, और ये छोटे बच्चों में ये डिजीज़ ज़्यादा काज करता है, ये 5 से लेकर के 9 साल के बच्चों में। इन कोल्डर एंड क्राउडेड एरियाज़, और ऐसे जगहों पे जहाँ पे थोड़ी सर्दी ज़्यादा पड़ती है और बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाती है, उस जगह पर ही जल्दी डिजीज़ इन्फेक्ट करता है या कॉज करता है। एंड सिम्टम रिजेंबल विथ निमोनिया, और इसका भी जो सिम्टम होता है, तो माइकोप्लाज्मा का जो सिम्टम है वो बिल्कुल निमोनिया की तरीके से इसका भी सिम्टम होता है, विच एग्जिबिट, और इसका जो सिम्टम है उसमें फीवर है, और दूसरा यहाँ पर हेडेक है, फीवर, हेडेक, मैलेज, मतलब कुछ आपको मन नहीं करेगा, अजीब सा महसूस होगा, इसको मैलेज बोलते हैं। और सोर थ्रोट, और कुछ गले में खराश भी हो सकती है, विथ कफ, और खांसी भी आ सकती है इसके इन्फेक्शन से। तो ये तो बात हो गई निमोनिया की। फिर यहाँ पे बात करते हैं द यूरिनोजेनाइटल इन्फेक्शन करेक्टराइज्ड बाई, और जो यूरिनोजेनाइटल इन्फेक्शन कॉज करता है वो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, करेक्टराइज्ड बाई यूरेथ्राइटिस कॉज कर सकता है, रीटस डिजीज सिंड्रोम कॉज कर सकता है। रीटस डिजीज़ का मतलब है कि ऐसे ये जॉइंट पेन कॉज कर सकता है, और इन मेन में कॉज करता है मोस्टली ये। एंड एक्यूट साल्पिंजाइटिस भी कॉज करता है, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब मीन्स कि इन फीमेल फैलोपियन ट्यूब्स में साल्पिंजाइटिस कॉज करता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में फीमेल्स में। और सर्विसाइटिस भी कॉज करता है फीमेल्स में, एंड वेजिनाइटिस भी कॉज करता है फीमेल्स में। तो ये तमाम डिजीज़ जो है यूरिनोजेनाइटल जो ट्रैक्ट है उसमें फीमेल्स में ये जो है एक्यूट साल्पिंजाइटिस कॉज करता है, जिसको हम इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं फीमेल में। और सर्विसाइटिस भी कॉज करता है फीमेल्स में, और वेजिनाइटिस भी कॉज करता है फीमेल्स में। और मेल की बात करते हैं तो मेल में यहाँ पर मोस्टली ये यूरेथ्राइटिस और रीटर्स सिंड्रोम कॉज करता है। ये तो इसके बात हो गई पैथोजेनिसिटी की। और हम बात करते हैं यहाँ पे लैब डायग्नोसिस की, कि इस
माइकोप्लाज्मा को हम कैसे डायग्नोज करते हैं। अगर कोई डिजीज़ पर्सन है तो उसके सिम्टम को देख करके हम उसका सैंपल कलेक्शन करते हैं, और आफ्टर सैंपल कलेक्शन इसको हम अलग अलग तरीके से, चाहे कल्चर कराएं इसको, चाहे माइक्रोस्कोपी कराएं, चाहे सीरोलॉजिकल टेस्ट कराएं, जिससे हम पता लगा सकें कि उस सैंपल में ये माइकोप्लाज्मा प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम जो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहला जो काम है ये सैंपल कलेक्शन का। सैंपल कलेक्शन में क्या होता है, ये सैंपल यहाँ पर सैपुटम इज़ कॉज ऑफ द निमोनिया। तो निमोनिया का अगर लक्षण है, इसमें निमोनिया टाइप का कुछ नज़र आ रहा है, तो अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या निमोनिया की कोई प्रॉब्लम है उसको, या ऐसा सिम्टम है, तो सैपुटम हम यूज़ कर सकते हैं सैंपल के रूप में। और अगर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन है तो वेजाइनल एंड जेनाइटल स्वाब भी ले सकते हैं इन केस ऑफ यूरिनोजेनाइटल इन्फेक्शन, लिखा है यहाँ पर। और ब्लड भी ले सकते हैं, ब्लड सीरम का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हम सैंपल के रूप में। कल्चर की बात करते हैं, सैंपल शुड बी कल्चर। अगर हम इन जो सैंपल हमने यहाँ से आइसोलेट किया हुआ है किसी डिजीज पर्सन से, तो उसको हम पहले कल्चर करा के देख लें कि क्या वो उसकी कॉलोनी, माइकोप्लाज्मा की कॉलोनी डेवलप होती है कि नहीं डेवलप होती है। तो सैंपल शुड बी कल्चर्ड एनरिच्ड विथ अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स। तो जो भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं उसको हम कल्चर मीडियम में उसको इनोकुलेट कराते हैं। उसके बाद ग्रोथ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्राइड एग कॉलोनीज़। और जब हम कल्चर मीडियम में इसको इनोकुलेट कराते हैं उसके सैंपल को, तो उसके सरफेस पर जहाँ पे भी कल्चर मीडियम होगा, उस कल्चर मीडियम के सरफेस पर कुछ फ्राइड एग लाइक कॉलोनीज़ का डेवलपमेंट हो जाता है। और एग्लूटिनेशन ऑफ गाइनिया पिग RBC, एग्जिबिशन ऑफ, और कह सकते हैं यहाँ पे कि फ्राइड एग कॉलोनीज़ का फार्मेशन हो जाता है। और एग्लूटिनेशन भी हम चेक कर सकते हैं कहाँ पर, ऑफ गाइनिया पिग RBC से। और एग्जिबिशन ऑफ द बी हीमोलिसिस। और कल्चर कराते हैं अगर हम गाइनिया पिग पे, तो वहाँ पर एग्लूटिनेशन देखने को मिलता है RBC में, जो कि एक बीटा हीमोलिसिस टाइप का वहाँ पर स्ट्रक्चर दिखेगा उसकी कॉलोनी पे, जो भी कॉलोनी वहाँ पे डेवलप होगी कल्चर मीडियम में। तो ये तो बात हो गई कि अगर जो यहाँ पर बीटा हीमोलिसिस होता है या फ्राइड एग कॉलोनीज़ का डेवलपमेंट हो जाता है, तो देन इट इज़ क्लियर कट द सैंपल इज़ लोडेड विद द माइकोप्लाज्मा in the culture. Next one is the antigen detection. Antigen detection ki how you can detect the antigen which is present, which is produced by the mycoplasma. So there are several techniques have been used to demonstrate mycoplasma pneumonia. डायरेक्ट एंटीजन टेस्ट इज़ पॉसिबल। तो अगर निमोनिया की बात है तो यहाँ पर डायरेक्ट एंटीजन टेस्ट भी हम कर सकते हैं। एलिजा मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि एलिजा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट से हमने आपको पढ़ाया भी है इसके पहले। तो एलिजा के थ्रू हम इसमें अगर निमोनिया की बात है तो डायरेक्टली उसमें जो एंटीजन प्रोड्यूस होता है उस एंटीजन का हम डिटेक्ट कर सकते हैं एलिजा के थ्रू। तो अगर उसके बाद अगर हमको एंटीबॉडी डिटेक्शन करना होता है, एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट आल्सो हैव बीन एम्प्लॉयड। एंटीबॉडी भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं टू डिटेक्ट द एंटीबॉडी। IgG एंड IgM ये दोनों एंटीबॉडीज़ हैं जो कि ये प्रोड्यूस करता होगा बॉडी के अंदर इन द ह्यूमन सीरम। तो ह्यूमन सीरम में IgG और IgM का भी डिटेक्शन करते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ ये माइकोप्लाज्मा इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो एलिजा के तहत हम इन चीज़ों को हम इसके सीरोलॉजिकल टेस्ट को हम जान सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हाँ ये जो हमारा सैंपल है उसमें अगर ये एंटीजन है या एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो कह सकते हैं कि इसका जो सैंपल है उसमें माइकोप्लाज्मा प्रेजेंट है, मीन्स कि ये पॉजिटिव रिजल्ट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है इसमें है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो ट्रीटमेंट में टेट्रासाइक्लिन है और एरिथ्रोमाइसिन आर यूज्ड फॉर। ये सारे जो एरिथ्रोमाइसिन की हम बात करते हैं एंड टेट्रासाइक्लिन बोथ आर द एंटीबायोटिक्स which are in practice for the treatment of the mycoplasmal disease. For treatment, doxycycline, tetracycline, क्यूनोलोन्स और ये सब जो है ये और भी दवाइयाँ हैं और भी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इसमें ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। और लीवोफ्लॉक्सोसिन की बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दवा है एंड मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन आर आल्सो वाइडली एक्सेप्टेड। तो ये सारी दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स हैं जो ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं और इसको ट्रीटमेंट में काफ़ी ये
इफ़ेक्टिव जो है एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में अच्छे से समझा दिया है और मैं आपको इसका पीडीएफ भी सेंड करूँगा, और इसका पीडीएफ आप अच्छे से पढ़ देख लीजिएगा। और जो मेरा ये वीडियो है, इसमें आपको कोई कहीं प्रॉब्लम आती है तो सिंपली इन्फॉर्म योर class coordinator or simply call me. I will solve your all kinds of problem. और this is the end of mycoplasma and आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर से हम इसको आपको समझा देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।